हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सी ए रमन लूथरा क्लासेस। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल एंड केनीजियन अप्रोच। तो यार मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना आपकी जो है दो अप्रोचेस जो है मेनली चलती है। एक है क्लासिकल जो बहुत 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 पुरानी बनी आ रही है, और दूसरी है केनीजियन। दोनों में बेसिकली अप्रोच का फर्क है, तभी इसका नाम है क्लासिकल वर्सेस केनीजियन अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ एजम्पशन लेता है, केनीजियन उसी की ऑपोजिट एजम्पशन लेता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, क्लासिकल अप्रोच कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही इकोनॉमी ऑपरेट करती है। किनीजियन कहता है नहीं यार, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी ऑपरेट कर सकती है और अबव फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी ऑपरेट कर सकती है। तो बेसिकली ये दोनों अप्रोचेस में डिफरेंसेस होते हैं, जिसके इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो नॉर्मली नहीं आते हैं, बट जो इक्का दुक्का क्वेश्चंस भी आते हैं उसके लिए हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस साइड वेबर फॉर ब्रॉय, ठीक है। आई टीच इकोनॉमिक्स, आई टेक अप इकोनॉमिक्स इन सी रमन रूता क्लासेस, और अभी तक तो आप मुझे जान ही गए होंगे। अब यार जैसे जैसे आपका जो है एग्जाम पास आ रहा है आईएफएससी और सेबी का, तो इसीलिए हमारी तैयारी जो है ना वो और जम के हो जाएगी। सो इसीलिए मैं आप लोगों के आगे एक प्रपोजल लेकर आया हूं कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, सीए रमन लूथरा क्लासेस को ज्वाइन करिए, सो दैट आप टाइमली प्रेपरेशन कर सकें। डोंट वेट कि भैया लास्ट टाइम मूवमेंट पे हम ज्वाइन कर लेंगे, डोंट वेट कि पेपर पोस्टपोन होगा। नॉर्मली हो जाता है, अभी तक हो रहा है, बट भैया अगर उन्होंने एक बार फिक्स कर दिया तो आपके ऊपर एकदम से इतना प्रेशर आ जाएगा। तो डोंट वेट। और ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स जो है वो पेपर से पहले ही हम ओवर कर देंगे। अगर पेपर पोस्टपोन हो रहा है तो हमारा जो वैलिडिटी, हमारी एक्सटेंशन अपने आप हो जाती है। ठीक है, चलो। तो जल्दी से हम जो है क्लासिकल और केनीजियन अप्रोच के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर कीजिए, देन वेरीफाई कीजिए। ठीक है। हमारा जो लाइव डाउट सेशन है वो डेली रात को 9 बजे होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के डाउट सेशन खत्म हो चुके हैं, और थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स रहते हैं जिनके डाउट सेशंस अभी भी चल रहे हैं। तो अगर आप उस डाउट सेशंस का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि यार 1 to 1 जो डाउट सेशन क्लियर करने का मजा है ना, वो रिकॉर्डेड में कभी आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो आपको कंसेप्ट है वो हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन डाउट सेशन लाइव ही होंगे। ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा शेड्यूल है। उसके बाद जो सी ए रमन लूथरा क्लासेस से हमारे जो स्टार्स निकले, ठीक है, जिन्होंने अपनी ड्रीम जॉब अचीव करी है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिसमें आईएफएससीए के बंदे हैं, जिसमें हमारे पीएफआरडीए भी पेपर निकाले हुए बंदे हैं, जिसमें हमारे सेबी ग्रेड ए के भी बंदे हैं। तो आई होप आप भी हमारा आने वाली क्लासेस का एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, चलो तो जल्दी से चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, बहुत ही इजी हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और आई होप आप लोग जो है इनका आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। जब ऐसे बोलता हूँ ना आपकी स्क्रीन पर, तो थोड़ा केबीसी जैसी फीलिंग आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि भैया अमिताभ बच्चन है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी की इसमें से कौन सी एजम्पशन नहीं है। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा जो है क्लासिकल थ्योरी की एजम्पशन रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, सेफ लॉ, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया, क्लासिकल थ्योरी यही एज्यूम करता है कि इकोनॉमी हमेशा और हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही ऑपरेट करेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की तो एजम्पशन यहाँ पर मतलब लग ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेज आर सिटिंग आइडल। लेकिन फुल जो क्लासिकल थ्योरी वो कहता है भैया फुली एम्प्लॉयड है, नो रिसोर्सेज आइडल, कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, प्राइसेस चेंज होंगे इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। फेज लॉ तो वैसे भी क्लासिकल थ्योरी में आता है, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उसके बाद न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इज कि मनी जो है बेसिकली न्यूट्रल है, ना ज्यादा है ना कम है, ना डिमांड ज्यादा है उसकी ना सप्लाई, मतलब एकदम फिक्स्ड माना हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही एजम्पशन है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्लासिकल थ्योरी में जो है ऑपरेट नहीं करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन क्लासिकल थ्योरी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ। तो हमारी क्लासिकल थ्योरी में जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसका फंक्शन क्या है, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बेसिकली वो ये जानना चाहता है। तो क्या वो प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। क्या वो मनी या फिर नॉमिनल वेज रेट के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। रियल वेज रेट के ऊपर डिपेंडेंट है? हाँ, यस। तो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी में जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रियल वेज रेट। अब रियल वेज रेट क्या होता है? बेसिकली रियल वेज रेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज
W अपॉन P, जो नॉमिनल वेज रेट है अपॉन प्राइस, ठीक है, तो उससे पता चलता है उनकी परचेजिंग पावर, जितना वो अर्न कर रहे हैं उसकी परचेजिंग पावर क्या है। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है। अगर उनके नॉमिनल वेज रेट बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है तो कंपैरेटिवली उनका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रहा होगा। तो ये जानना बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि अगर उनका एक्चुअली में रियल वेज रेट बढ़ रहा है तभी इंप्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी उसकी, सॉरी सप्लाई बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेज लॉ ऑफ मार्केट सेज। ठीक है, तो हमारा जो सेज लॉ है वो क्या बोलता है? सेज लॉ बोलता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। डिमांड क्रिएटेड सप्लाई नहीं, इनकम जनरेट्स डिमांड नहीं, सेविंग्स क्रिएट डिमांड नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। रीजन बीइंग, क्योंकि सेज लॉ कहता है कि भैया जब भी इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाने का तरीका क्या है? हम रिसोर्सेज और एम्प्लॉय करते हैं। रिसोर्सेज और एम्प्लॉय करेंगे तो ओवरऑल इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड दूसरे गुड्स की, एक पर्टिकुलर गुड की सप्लाई बढ़ी उससे दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, और फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी भी सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर उसमें वापस पहले वाले गुड की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है सप्लाई अपनी डिमांड जो है वो खुद बनाता है। जैसे सपोज करो एक कमोडिटी ए है, एक कमोडिटी बी है, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो कमोडिटी है। ठीक है, सेल लॉ कहता है कि अगर इन केस ए की प्रोडक्शन बढ़ती है, ए की सप्लाई बढ़ती है, तो क्या होगा? ए में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, उसकी जो फैक्ट्री है जो ए प्रोड्यूस कर रही है वो और बंदे इंप्लॉय करेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए तो इंप्लॉय करना ही पड़ेगा ना यार। तो उसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो बाय बी पे खर्च करेंगे, ए पे नहीं। एज्यूमिंग कि वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसका सामान थोड़ा ना लेंगे, वो बी का ले रहे हैं, ऑपोजिट वाला। ठीक है, अब बी की डिमांड बढ़ गई। अब बी की डिमांड बढ़ गई तो अब देखो सप्लाई क्रिएटेड फोन डिमांड, फिर इसकी भी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी सप्लाई बढ़ाएंगे तो इसकी भी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसकी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनके एम्प्लॉयज की भी इनकम बढ़ेगी, फिर वो एक ही खरीदेंगे। तो सप्लाई ने घूम फिरा कर अपनी डिमांड बना ली कि नहीं बना ली? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेज लॉ कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या एजम्पशंस रिलेटेड या फिर कंडीशंस रिलेटेड ही होने वाले हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें क्या पॉसिबिलिटी हमें दिखती है? क्या उसमें वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, या नन ऑफ द अबव? तो इसमें से कौन सी वाली एम्प्लॉयमेंट हमें जो है देखने को मिलती है इन क्लासिकल? तो इसका आंसर हो गया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि टेक्निकली अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आते ही नहीं है। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आते ही नहीं है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में फर्क होता है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है कि भैया जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से खाली बैठे हैं, मतलब दे दे आर गेटिंग वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बट दे डोंट हैव विलिंगनेस टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। जो अभी वेज रेट चल रहा है इकोनॉमी में, रियल वेज रेट, उस वेज रेट पे उनकी इच्छा नहीं है काम करने की। तो काम तो मिल रहा है ना, दैट मीन्स तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते टेक्निकली। ठीक है, और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है कि भैया जो वेज रेट चल रहा है उस पर वो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम ही नहीं मिल रहा, तो वो टेक्निकली अनएम्प्लॉयड है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जितने बंदे जरूरत है काम के लिए उससे ज्यादा एम्प्लॉय करे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा लेबर है उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, क्योंकि वो ना भी हो तब भी उतना ही बन जाएगा आउटपुट। नो अनएम्प्लॉयमेंट, तो नो नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं कि क्लासिकल थ्योरी में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आपका जो है लोग काम ही नहीं करना चाहते। काम मिल रहा है प्रिवेलिंग वेज रेट पे लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। तो हमने पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है उसमें सिर्फ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा बाकी सारी जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। उसके बाद एज पर क्लासिकल थ्योरी सेविंग इज, अच्छा क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्या बोलता है? सेविंग क्या है? सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका आंसर हो गया ये, क्योंकि जब भी इकोनॉमी में आरओआई बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? आरओआई बढ़ेगा, हाउस होल्ड जो हैं वो सेव ज्यादा करेंगे। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आरओआई एंड सेविंग एज पर क्लासिकल थ्योरी, एंड देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आरओआई एंड आपका इन्वेस्टमेंट।
ROI एंड इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पर एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ROI बढ़ता है इकोनॉमी में तो ओवरऑल जो है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा हाउस होल्ड को, तो वो टेम्प्ट हो जाएंगे ज्यादा सेव करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा फर्म्स है, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके लिए क्रेडिट महंगा होता जा रहा है। अब जब उनके लिए क्रेडिट महंगा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक इनडायरेक्ट तो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? इनवर्स रिलेशन। तो इनडायरेक्ट वर्ड यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा लिखना, इनवर्स रिलेशन जो है वो सही हो जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बताता। यहाँ पर डायरेक्ट और यहाँ पर इनवर्स। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेविंग जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। एज ROI इंक्रीजेस सेविंग इंक्रीजिंग, एंड एज ROI डिक्रीजेस सेविंग ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द कीनीजियन मॉडल इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय। तो जो हमारा कीनीजियन मॉडल होता है, अब कीनीजियन मॉडल के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट किससे जो है वो डिफाइन होगा? क्या वो एग्रीगेट डिमांड से डिफाइन होगा? क्या वो नेशनल डिमांड फॉर लेबर से डिफाइन होगा? क्या वो आपका प्राइस लेवल से डिफाइन होगा, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एक कंसेप्ट है जो कीनीजियन मॉडल में फॉलो होता है, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है डिमांड which basically is at equilibrium level, which prompts the supply to be equal to it। बेसिकली इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड बोलता है कि ना सप्लाई का इसमें ज्यादा से नहीं है कीनीजियन मॉडल में, क्योंकि सप्लाई ऊपर भी हो सकती है नीचे। क्लासिकल में सप्लाई कांस्टेंट रहती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमेशा, इसमें ऊपर नीचे दोनों हो सकती है। तो सप्लाई जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। तो यहाँ पर इफेक्ट किसका आ रहा है इकोनॉमी में? इसमें इफेक्ट आ रहा है डिमांड का। इसीलिए एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड। क्या नाम होता है उसका? इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो इसीलिए कीनीजियन मॉडल में एग्रीगेट आउटपुट हमेशा डिमांड के थ्रू ही जो है डिटरमाइन होगा, आउटपुट अपने आप चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, Keynesian believed that an economy may attain equilibrium level of output only at full, below full, only if prices were inflexible, both A and B and none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कीन्स के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट और सॉरी जो इक्विलिब्रियम है जहां पर AD इक्वल्स टू AS होता है, क्या होता है? AD इक्वल्स टू AS, वो फुल पे भी मिल सकता है और वो बिलो फुल पे भी मिल सकता है। तो इसका आंसर हो गया बोथ A एंड B। ठीक है, यहां पर मैं जो है ओनली काट देता हूं, क्योंकि ओनली से फ्री हो जाएगा, सिर्फ इस पे मिल सकता है। सिर्फ एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट दोनों पे जो है आपका कीनीजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि कीनीजियन मॉडल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा? हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं भैया फुल पे भी मिल सकता है और बिलो फुल पे भी जो है हमें मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमिन्ड बाय। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो किस पे डिटरमिन, मतलब किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट ना, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज ना, डिस्पोजेबल इनकम, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। मतलब सारी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कहना चाहता हूँ। तो आंसर हो गया डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि जब हम कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं तो वो आता है A+B/D या DY। तो ये तो हो गया ऑटोनॉमस, और ये जो YD होता है ये डिस्पोजेबल इनकम होता है। क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? YD का मतलब होता है जितनी आप इनकम अर्न करते हो इसमें से टैक्सेस कितने जा रहे हैं, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, क्योंकि वही तो आप उसी से ही तो कंज्यूम करते हो या सेव करते हो। तो मोर द डिस्पोजेबल इनकम, मोर इज द कंजम्पशन लेवल इन द इकोनॉमी, एंड लेस इज द डिस्पोजेबल इनकम, लेस विल बी द कंजम्पशन लेवल इन इकोनॉमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी डिफाइंड एज। एमपीसी क्या होता है? अब ये जो अभी हमने पीछे वो लिखा आपका कंजम्पशन फंक्शन, तो ये जो बी पार्ट होता है ये एमपीसी तो है। क्या है ये? एमपीसी। तो एमपीसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच मींस अ चेंज ऑफ स्पेंडिंग या चेंज ऑफ कंजम्पशन, एक ही बात है, ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज हो रहा है और वो बढ़ी हुई इनकम या घटी हुई इनकम का कितना पार्ट हम कंजम्पशन पे लगा रहे हैं। वैसे तो बढ़ी हुई होता है, घटा हुआ तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होता है। तो चेंज इन स्पेंडिंग इज ड्यू टू चेंज इन इनकम।
तो अगर हमारी इनकम 100 से 200 होगी और हमारा कंजम्पशन 80 से 120 हो गया, तो हमारा एमपीसी आ जाएगा 40/100। कंजम्पशन 40 से चेंज हुआ और जो आपका इनकम है वो 100 से चेंज हुआ। और कंजम्पशन कभी भी इनकम से ज्यादा चेंज नहीं होगा, ये बात याद है, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा थोड़ा ना खर्च कर देंगे। ठीक है, तो चेंज इन स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन इनकम इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन ओपन इकोनॉमी। अब 3 मॉडल होते हैं हमारे इसमें क्लासिकल केनीजियन में बेसिकली 2 सेक्टर, ठीक है, जिसमें कंपोनेंट सिर्फ सी प्लस आई होता है। 3 सेक्टर, जिसमें कंपोनेंट सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। 4 सेक्टर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स इज एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जब भी वो ओपन इकोनॉमी बोले तो वो हमेशा इसकी बात कर रहा है, 4 सेक्टर मॉडल की। किसकी बात कर रहा है? 4 सेक्टर मॉडल की। और 4 सेक्टर मॉडल में आपकी जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है वो चारों सेक्टर की डिमांड के इक्वल होता है। दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, प्लस एक्स माइनस एम। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज कॉल्ड। तो जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है, अच्छा अभी कंजम्पशन फंक्शन में दोबारा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये तो ऑटोनॉमस हो गया, ये तो हमेशा इंटरसेप्ट बताएगा। अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो कंजम्पशन कर्व ऐसा बनता है, यहाँ पर कंजम्पशन मेजर होती है, यहाँ पर इनकम। तो ये जो ए है ये इंटरसेप्ट बताता है। अगर ये ज्यादा हुआ तो ऊपर चला जाएगा, ये कम हुआ तो नीचे, तो पैरेलल शिफ्ट होता है इससे। बी जो होता है वो एमपीसी, वो इसका स्लोप बताता है। मोर दी स्लोप मोर विल बी, दिस विल बी स्टीपर, ये ज्यादा स्टीपर होगा। ठीक है, एमपीसी ज्यादा तो कंजम्पशन कर्व जो है वो स्टीपर होगा, और वाइसे वर्सा एमपीसी कम तो फ्लैटर होगा। तो आंसर हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू बिगर इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती है उससे नेशनल इनकम उसके ज्यादा से बढ़ती है। जैसे अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ी है तो नेशनल इनकम 200, 300, 150, 300, 400, 500 उतने से बढ़ रही है। तो इस कंसेप्ट का नाम कीनीजियन थ्योरी के अंडर बोला गया है मल्टीप्लायर को। किसको बोला गया है? मल्टीप्लायर। एसेलरेटर है वो इसका ऑपोजिट होता है, वो बोलता है इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लेकिन यहां पर वो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ी, जो कि सिर्फ मल्टीप्लायर में बोला जाता है। और अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं हम इसको? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो 3 टाइप के मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, उसके अलावा आपका गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, एंड उसके अलावा आपका वो टैक्स मल्टीप्लायर। ये 3 मल्टीप्लायर की बात होती है आपके कीनीजियन मॉडल में। ठीक है, जो कि बोलता यही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, के होता है, के से रिप्रेजेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। आई के चेंज होने से वाई कितना चेंज, जिसका फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी होता है या फिर 1/एमपीएस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सी फंक्शन शूट्स फ्रॉम वाई एक्सिस इट इंडिकेट्स। तो अभी मैंने बताया था आपको, जब भी कंजम्पशन फंक्शन वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, कीनीजियन मॉडल में होता ही है ऐसा। ठीक है, तो ऐसे में आपका जो है इसका मतलब क्या होता है? कंजम्पशन इज जीरो व्हेन इनकम इज जीरो? नहीं, इनकम यहाँ पर जीरो है लेकिन कंजम्पशन तो पॉजिटिव है। सेविंग इज नेगेटिव व्हेन इनकम इज जीरो, ये ट्रू है, क्योंकि ये जीरो इनकम पे पॉजिटिव कंजम्पशन है, तो वो कहां से कंज्यूम करेगा? अपनी सेविंग से निकालेगा पैसे, तो सेविंग नेगेटिव पे चली जाती है। एंड कंजम्पशन इज पॉजिटिव एंड इनकम इज जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 9,000, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 7 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 12, एक्सपोर्ट 1000, इंपोर्ट 3000, लेवल ऑफ एडी विल बी। तो इन ओपन इकोनॉमी बोल दिया उसने। ओपन इकोनॉमी में अभी हमने देखा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। तो सी क्या होता है? सी होता है आपका 9,000, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 7,000, जी 12,000, और एक्स माइनस एम इज 1,000 माइनस 3,000, तो नेगेटिव का 2,000। तो 10, 10 और 19 और 26, तो आंसर हो गया आपका 26,000। आंसर हो गया आपका 26,000।
Moving on to last question of the session, that is perfectly elastic AS implies, perfectly elastic AS का मतलब क्या होता है? There is fuller utilization of resources in the economy. परफेक्टली इलास्टिक एएस जो है हमें मिलता है केनीजियन मॉडल में, ठीक है, कि डिमांड के चेंज होने से हमारा सप्लाई चेंज होता है, वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक में जितने से डिमांड चेंज होगी उसके ज्यादा से सप्लाई चेंज होगी, ये केनीजियन मॉडल में देखने को मिलता है। और केनीजियन क्या बोलता है कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी एंड देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो आंसर हो गया बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन में मजा आया तो भाई इतने ही मजे से हमारी इकोनॉमिक्स फॉर योर सेबी, फॉर योर पीएफआरडीए, फॉर योर आईएफएससीए, ठीक है जी, इनके लिए पढ़ाई जाती है इतने ही मजे से। मैं ही पढ़ाता हूँ, खुद ही पढ़ाता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही बस 4 सेशंस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझने हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सीए रमन लूथरा क्लासेस को, जो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही मोर सच क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।